हाय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। कोरोना का ज़माना है और एहतियात करें, प्रिपरेशन करें। और आज की जो वीडियो है ये सीक्वल है जो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस की थी सैम्पल पेपर के हवाले से। तो आज भी कुछ वैसे ही क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आज के इस सैम्पल पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो पहले सैम्पल पेपर से थोड़ा हाई है, क्योंकि पीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम डिमांडिंग है थोड़े से डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़। तो मैंने कोशिश की है कि ऐसे एमसीक्यूज़ आपके लिए सिलेक्ट किए जाएं जो कि थोड़े से टफ़ हों, कॉन्सेप्चुअल हों, ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट्स जहाँ पर वीक हैं वो थोड़े से रिफ़ाइन हो सकें। और इस वजह से आज का जो ये सैम्पल पेपर है मैंने सिलेक्ट किया है, ये किसी कारवान डोगर और किसी ऐसी फजूल बुक से नहीं है जो कि जिसमें मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हों। तो ये सर्टिफाइड बुक्स या मटेरियल मैं कोशिश करता हूँ, जैसे लास्ट टाइम मैंने 3 सैम्पल पेपर आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इन द शॉर्ट रन अ प्योरली कम्पिटिटिव फर्म ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर विल प्रोड्यूस इफ ही हैज़ नॉट रिटन विल प्रोड्यूस एट। तो क्वेश्चन को बड़ा गौर से देखना है। देयर इज़ अ वेरी वेरी ग्रेटर चांस कि जो मैं अब आपके पास जो सैम्पल वीडियोस लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट 6 और 8, उसमें से आपके 15 to 20 एमसीक्यूज़ आ जाएं, बिकॉज़ इससे ज़्यादा टफ एमसीक्यूज़ हैं नहीं पाकिस्तान में किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी एरिया में, मैं कहता हूँ किसी बुक के अंदर। तो या तो जो आपको आता है उसी में से आएगा, या जो ये लेवल मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसी से मिलते जुलते आपके एमसीक्यूज़ आ जाएंगे। तो इस वजह से आपने इन वीडियोस को ज़रूर फॉलो करना है और इनको शेयर करना है। नेक्स्ट डेली बेसिस पे मेरी वीडियो यही सैम्पल पेपर पे ही आएंगी और वो कॉन्सेप्चुअल ही होंगे। सो आज के इन 27-28 एमसीक्यूज़ में भी कॉन्सेप्चुअल होंगे, कुछ 5-6 ईजी होंगे, बाकी सारे टफ होंगे। बात ये हो रही है कि इन द शॉर्ट रन परफेक्ट कम्पिटिटिव, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म ऑपरेट कर रही है परफेक्ट कंपटीशन में, और उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर है विल प्रोड्यूस इफ़ मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट, एम आर इक्वल टू एम सी या पी इक्वल टू एम सी। ये एक बात हो गई। नंबर 2, प्राइस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इफ़ प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और प्राइस इज़ ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों सूरतों में हम शट डाउन कंडीशन से अबव होंगे। ये शट डाउन पॉइंट होता है, शट डाउन हुआ नहीं है। सो पी इज़ ग्रेटर देन ए सी, ये तो ज़रा और बेहतर है। प्राइस इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यू, तो ये कोई कंडीशन नहीं होती है, तो अंडरस्टूड है कि आपके पास ये सिचुएशन होती है। ए आर प्राइस ही होता है, एम आर और पी इक्वल होते हैं। टोटल रेवेन्यू इज़ इक्वल और ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, सो इससे भी हमें जजमेंट नहीं होती है प्रोडक्शन की। टोटल रेवेन्यू इज़ इक्वल और ग्रेटर देन टोटल फिक्स कॉस्ट, ये भी रेलिवेंट है। सो अब 90% स्टूडेंट्स का आंसर जो होगा वो ए होगा कि फर्म विल प्रोड्यूस। अब वो इस बात पे गौर नहीं करेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर है और फर्म विल प्रोड्यूस इफ़, और वो इस बात पे कि जी हमने क्योंकि पढ़ा हुआ था फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स में कि जी एम सी इज इक्वल टू एम आर होता है, तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट होती है। अच्छा, तो ये बताएं कि जब ये होता था काम, ए सी इधर होता था और ए वी सी इधर होता था, तब भी तो कंडीशन यही है ना, ये शट डाउन की कंडीशन है ना। ए वी सी इज़ ग्रेटर देन पी हो गया, फर्म शट डाउन हो गई है। पर पी इक्वल टू एम सी या एम सी इक्वल टू एम आर, पहली कंडीशन तो यहाँ भी होल्ड कर रही है। फिर शॉर्ट रन ही है ना, शॉर्ट रन की डायग्राम बनाई है मैंने। ए इज़ नॉट द आंसर, बी इज़ योर आंसर।
प्राइस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। प्राइस इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी तब भी आप प्रोड्यूस करेंगे, प्राइस ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी तब तो आप ज़रूर प्रोड्यूस करेंगे। शॉर्ट रन में आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होती है वो सप्लाई कर्व को भी रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो सप्लाई कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है कि हम प्रोड्यूस करेंगे, P इक्वल टू ABC एंड अबव पॉइंट। तो ये आपके पास आंसर है, गौर करना है इस बात पे। आगे चलते हैं जी। इफ़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नॉन गिफन गुड इज़ इन इलास्टिक। अब ये नॉन गिफन क्या है कि उसने आपको कंफ्यूज कर देना है। नॉन गिफन गुड इज़ इन इलास्टिक, सिंपल कहानी ये है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इन इलास्टिक किसी भी प्रोडक्ट की। अ डिक्रीज इन द प्राइस रिजल्ट इन, अगर प्राइस फॉल कर जाए और आपकी जो PED है या इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो क्या होगा इनमें से। एन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अदर गुड, कैसे, यहाँ तो इसकी प्राइस कम हुई है और डिमांड भी इन इलास्टिक है तो आप ये तो छोड़ेंगे ही नहीं, ये नहीं हो सकता। अ डिक्रीज इन द डिमांड नहीं हो सकता। अ डिक्रीज इन द टोटल रेवेन्यू, एन इंक्रीज इन द टोटल रेवेन्यू, नो चेंज इन टोटल रेवेन्यू। आंसर तो इन तीनों में से ही है बेसिकली, वो जो टोटल आउटले वाला मेथड। तो आपने सिंपल सी बात जो मैंने पहले भी कई वीडियोस के अंदर आपको ये समझाया था, मेरी एक वीडियो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे देख लें, TR AR और इलास्टिसिटी का रिलेशनशिप है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की 3-4 वीडियोस हैं बड़ी शॉर्ट सी मेरी। तो यू विल सी कि अगर इलास्टिसिटी डिमांड इन इलास्टिक है, प्राइस के फॉल होने से आपका टोटल रेवेन्यू फॉल करता है। कैसे, ये 10 है, ये 5 हो गई प्राइस आपकी, क्वांटिटी डिमांडेड आप पहले 10 ले रहे थे अब आप 9 ले रहे हैं। इन इलास्टिक तो 10 को मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द टोटल रेवेन्यू P मल्टीप्लाई बाय Q, दिस इज़ योर 100, दिस इज़ योर 45। होपफुली समझ आ गई होगी आपको। तो नेक्स्ट आपके पास जो MCQ है वो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से है। बैंक के पास जब भी कोई रिज़र्व आता है, न्यू डिपॉजिट आता है, तो वो कुछ रिक्वायर्ड रिज़र्व में चला जाता है और बाकी होता है एक्सेस रिज़र्व। ये जो एक्सेस रिज़र्व होता है ये वो बैंक लोन पे देता है, ये जो रिक्वायर्ड रिज़र्व होता है ये बैंक अपने पास रखता है, कुछ लिक्विड रिज़र्व और कुछ भेज देता है सेंट्रल बैंक के पास एज ए कंडीशन। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की मेरी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ये डिटेल से बताया गया है। सो मैं जस्ट थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा था। अब बैंक ए एंड बैंक बी बोथ रिक्वायर्ड टू मीट 20% लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट कह लें या कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट कह लें की बात होती है। अब बैंक ए हैज़ एक्सेस रिजर्व ऑफ 20,000, बैंक बी हैज़ नो एक्सेस रिजर्व, लेकिन उसे उसी वक्त ही 20,000 नया रिसीव हो गया। तो इसके पास डिपॉजिट आया है 20,000 का, जबकि इसके पास एक्सेस रिजर्व 20,000 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो क्या है, ईच बैंक कैन मेक अ लोन ऑफ 20,000? नहीं, जो बैंक बी है उसके पास डिपॉजिट आया 20,000 का, उसमें से वो 4,000 अपने पास रखेगा रिक्वायर्ड रिजर्व जो कि 20% है, 16,000 वो आगे लोन दे सकता है जो कि एक्सेस रिजर्व है। सो बैंक बी 16,000 लोन दे सकता है, जबकि जो बैंक ए है वो पूरे का पूरा 20,000 लोन पे दे सकता है क्योंकि वो उसका एक्सेस रिजर्व है। तो इस MCQ को दोबारा से जल्दी से सुन लीजिएगा, रिवर्स करके सुन लीजिएगा। आंसर आपका बी है। ईच बैंक कैन मेक अ लोन ऑफ 20,000 नहीं हो सकता, बैंक ए कैन मेक अ लोन ऑफ 20,000 अभी बताया है, बट बैंक बी कैन मेक अ लोन ऑफ ओनली 16,000। ये इजी MCQ था, इस वजह से मैंने जल्दी से इसको बता दिया। तो बेसिक था, बाकी ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब आपके पास नेक्स्ट MCQ जो है वो है रिलेटेड टू GNP एंड प्राइस इंडेक्स। अब यहाँ पर बेसिकली रियल GNP के बारे में आपसे ना कोशिश की गई है कुछ पूछने की, हालांकि ये मुश्किल नहीं है लेकिन लगेगा ऐसे कि ये बहुत मुश्किल है। इफ़ द इकोनॉमी GNP ऑफ एन इकोनॉमी रोज़, इफ़ द मनी GNP, नॉमिनल GNP आपकी जो है वो इंक्रीज़ हुई है 5,000 से 5,500। अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें ना तो बड़ा आसान ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, 5,000 से 5,500 गया तो 500 का चेंज आया है, तो आपने देखना है कि 550,000 का या 5,000 का कितना पार्ट है। सो 5,000 से जब 5,500 चेंज हुई है तो वो चेंज आई है 500 की। 500 5,000 का 10% होता है।
सो इसका मतलब 10% चेंज आई है जीएनपी की between 1985 to 1986 while the price index rose from 100 to 110. 10% चेंज आ गया आपके इंडेक्स के अंदर, ये इंडेक्स चेंज हुआ है 100 से 110, इसका मतलब है 10% आपका इन्फ्लेशन हो गया, 10% ही आपकी जीएनपी में चेंज आ गई, रियल जीएनपी में कोई चेंज आई ही नहीं है। तो रियल जीएनपी चेंज बाय फेल बाय 10 नो, रोज बाय 10% फ्रॉम 19 नो, रियल जीएनपी में कोई चेंज नहीं आया है क्योंकि इक्वल चेंज आ गई, जितनी जीएनपी बढ़ी है उतना ही आपका प्राइस लेवल बढ़ गया है। इट रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम 1985। तो शॉर्ट आंसर आपका सी है, बाकी देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। ये नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न टू अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज। ये एमसीक्यू पहले मेरे सैम्पल पेपर में एक दफ़ा आ चुका है, पास्ट पेपर में भी आ चुका है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न टू अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बात ही शॉर्ट रन की हो रही है, ठीक है। तो ये लॉन्ग रन में एप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए क्योंकि ये पहले 2 दफ़ा मैं एक सैम्पल पेपर में डिस्कस कर चुका हूँ, पास्ट पेपर में भी, इसलिए मुझे पता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है नॉट एप्लीकेबल इन द लॉन्ग रन। अनदर एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल लॉन्ग रन में होती हैं, ये शॉर्ट रन की बात हो रही है। नॉट एप्लीकेबल इन द शॉर्ट रन, ये तो हो ही नहीं सकता है, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज दिस, ये इजी एमसीक्यू है। आपके पास 2 यूनिट्स ऑफ लेबर हैं, यहाँ पे लेबर लिखें, यहाँ पे कैपिटल लिखें। 2 लेबर था और 1 कैपिटल था, और जो आपकी आउटपुट थी वो थी 30। लेबर डबल हो गया और कैपिटल भी डबल हो गया और आउटपुट हो गई 60। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ए इज़ योर आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, व्हेन द नेशंस मनी सप्लाई इज 1200 billion and the nominal gross GNP product is 4800 billion, the velocity of money is। अब आपको उसने क्या दे दिया? मनी सप्लाई दे दिया, और आपको दे दिया नॉमिनल ग्रॉस जीएनपी प्रोडक्ट इज 4800 बिलियन। ये 2 बातें आपको उसने दे दी। तो लगेगा तो ये तो बड़ा मुश्किल सा एमसीक्यू है, लेकिन आपको याद आया कि ये तो बात हुई थी आयरविंग फिशर के इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज में, और P को जब मल्टीप्लाई करते हैं Y से, दिस एंटिटी इज़ योर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नॉमिनल जीएनपी, दैट इज़ 4800। M की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है, दैट इज़ 1200। सो करना सिर्फ ये था और आंसर आना था 4। बी इज़ योर आंसर। लगेंगे मुश्किल क्वेश्चंस बट होंगे आसान। सो इस वजह से एमसीक्यूज़ को बड़ा तवज्जो से देखना है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, एप्रिसिएशन ऑफ यूएस डॉलर रिजल्ट्स इन, एप्रिसिएशन हुई है यूएस डॉलर की, यूएस टूरिस्ट ट्रेवलिंग अब्रॉड बीइंग वर्स ऑफ। क्यों भाई? दे विल बी वेरी हैप्पी। यूएस टूरिस्ट तो खुश होंगे भाई, हमारी करेंसी पावरफुल होगी, जिस कंट्री में भी जाएंगे वहाँ की प्रोडक्ट्स तो चीपर हो जाएंगे टूरिस्ट के लिए। यूएस इंपोर्ट्स इंक्रीजिंग, बिकॉज यूएस की जो इंपोर्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगी? चीपर हो जाएंगी। दैट्स वाई। ये भी ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, ये ठीक है। आगे चलते हैं। फॉरेन करेंसी बाइंग मोर यूएस गुड्स, ये तो रिवर्स ही हो गया कि ये तो नहीं हो सकता। फॉरेन करेंसी बाइंग मोर यूएस गुड्स, ये तो डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर होगा। नेक्स्ट, यूएस एक्सपोर्ट इंक्रीजिंग, ये भी पॉसिबल नहीं है। नो चेंज इन द फॉरेन परचेज और सेल्स, तो यहाँ पर आपके पास ये डेफिनेटली काम हो रहा है। बी इज योर आंसर। अब ये क्वेश्चन भी ना मुश्किल नहीं है, आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे? कि आपको उसने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दे दिया 0.8 एंड अ फ्लैट रेट ऑफ 25% भी दे दिया। फ्लैट रेट का मतलब है इनकम जो होगी स्ट्रेट, उसके ऊपर से 25% आपका टैक्स निकल जाएगा। एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ 20,
डॉलर वुड कॉज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज बाय। अब जितनी इनकम इंक्रीज होगी उसके ऊपर फ्लैट रेट 25% है, तो आपने पहले 20 का 25% टैरिफ निकाला या टैक्स निकाला, तो 20 का जो 0.25 है वो 5 होता है, तो इसका मतलब है पहले तो कंज्यूमर के पास बच ही 15 रुपये गए, 15 रुपीज़ उसके पास बच गए हैं। अब क्योंकि उसकी MPC 0.8 है, 15 को मल्टीप्लाई बाय 0.8 से करे तो आपके पास आंसर आता है 12। आपका आंसर ये है। अब नेक्स्ट इज इफ FED वांट्स टू क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ टाइट मनी, तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली इंडिकेट कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी टाइट मनी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड बी टेकन, इनमें से कौन सा एक्शन टेक किया जाएगा? आसान सा है, ये थोड़ा सा बस कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की है। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, डिस्काउंट रेट इंक्रीज करते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते हैं। दूसरा, आप ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल ऑफ बॉन्ड्स करते हैं, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ करते हैं, और कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ कर देते हैं। 3 काम आप, ये बेसिक से मैंने वैसे 3 बातें बता दी आपको। तो क्या हुआ कि रेज डिस्काउंट रेट बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यहीं से ही रॉन्ग हो गई बात। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करेंगे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो टाइट तो पॉलिसी ना हुई। रेज डिस्काउंट रेट बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये भी ना हुआ क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, ये बात ठीक है, ये गलत है। रेज डिस्काउंट रेट ओके, सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ओके, मनी सप्लाई कंट्रोल होगी, एंड रेज द लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, तीनों बातें ठीक। 3 इंस्ट्रूमेंट हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, तीनों टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ लेके जा रहे हैं। आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सी आंसर है। लोअर द डिस्काउंट रेट तो होता ही नहीं है, तो ये लोअर द डिस्काउंट रेट भी नहीं होगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQ इज केन्स एंड सेज macroeconomic theory of employment were diametrically opposed, यानी केन्स की जो थेरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की और सेज की जो थेरी है वो अपोज्ड है एक दूसरे के। से स्टेट्स दैट, से क्या कहता था, सप्लाई क्रिएट्स डिमांड। अगर सीधा सवाल दे दिया जाता कि सेज लॉ स्टेट्स दैट सप्लाई की रेट्स इट्स ओन डिमांड, आप कहते यस ये तो हमें पता है, ए आंसर है आपका। डिमांड क्रिएट सप्लाई नहीं होता, अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्ट लाइकली स्टेट ऑफ अफेयर, नहीं, दिस कुछ भी नहीं। ये बाकी केन्स ने कहा था फुल एम्प्लॉयमेंट कैन ओनली बी अचीव्ड बाय गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अंडर स्पेंडिंग इज लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट, तो ये बातें इसमें नहीं है। बात क्लियर जब आपको पता चल जाए, आपको आगे ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। The next important MCQ is what? An economist definition of investment in human capital would be represented by। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल का मतलब है हेल्थ इंप्रूव करना, एजुकेशन के ऊपर पैसे लगाना। लेबर कॉस्ट इन प्रोड्यूसिंग द इंटरमीडिएट गुड, नो। लेबर कॉस्ट इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड, आई थिंक नो। फेडरल गवर्नमेंट एक्सपेंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन देंगे, निकट्ठू घर बैठे रहेंगे, काम कोई नहीं करेंगे। द एक्सपेंडिचर बाय एन इंडिविजुअल ऑन कॉलेज ट्यूशन एंड अदर कॉलेज एक्सपेंस, अ पर्सन इज इम्प्रूविंग हिज एजुकेशन, ह्यूमन कैपिटल। ज़रूरी नहीं है वो गवर्नमेंट ने करनी है, आप भी तो कर सकते हैं। वेज एक्सपेंडिचर्स ऑन ऑल इन, नो। सो ये आपके पास है बात, एजुकेशन और हेल्थ जो कैपेबिलिटीज इंप्रूव करें वर्कर्स की। Next MCQ is what? This one. अनएम्प्लॉयमेंट में भी फ्रिक्शनल, बिल्कुल होती है। साइक्लिकल या बिजनेस रिसेशनरी भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल भी कहते हैं। 3 मेन टाइप्स हैं आपके पास। फ्रिक्शनल में ये होता है कि समवन इज लिविंग हिज फर्स्ट जॉब वेटिंग फॉर जॉइनिंग अ बेटर वन, रिसेशनरी बिजनेस साइकिल की वजह से है, डिमांड एफिशिएंसी होगी, एग्रीगेट डिमांड फॉल कर गई। स्ट्रक्चरल, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से सर्विसेज की तरफ चला जाता है, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? अ वर्कर हु नो लॉन्गर हैज़ द एप्रोप्रिएट स्किल रिक्वायर्ड इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होगा भाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चले गए।
एग्रीकल्चर में मोनिटाइज वो आ गई, मशीनी मैकेनाइजेशन आ गई है, तो वहाँ से वो अनएम्प्लॉयड हो गया बेचारा। इंडस्ट्री में जाता है, उसके पास अप्रोप्रिएट स्किल नहीं है। रीज़नेबल आंसर है बी। देख लेते हैं, अ वर्कर हु इज़ अनएम्प्लॉयड बिकॉज द इकोनॉमी हैज़ कूल्ड ऑफ, ये तो रिसेशनरी होती है। अ वर्कर हु इज़ बिटवीन जॉब्स फ्रिक्शनल होती है। अ वर्कर हु इज़ अनएम्प्लॉयड बिकॉज द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, जिन औरतें काम करने आ गई हैं जनाब अली, तो मर्द हजरात बेरोज़गार हो गए हैं, ये तो कोई ऐसी बात ना हुई। अ वर्कर हु हैज़ डिसाइडेड टू क्विट सीकिंग वर्क, तो वो लेबर फोर्स में ही नहीं है, ठीक है जी, वो तो अनएम्प्लॉयड कंसिडर ही नहीं होगा। पर्सन हु इज़ कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयड ही इज़ एक्टिवली सीकिंग फॉर वर्क, तो ये तो ही ना, तो आपके पास ये आंसर है। एक एमसीक्यू मैंने पहले एक वीडियो में करवाया है कहीं, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये मैंने दोबारा रिसर्च भी की है। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय, वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय। सो जब यहाँ पर नॉट आ जाता है ना, तो यहाँ पे होता है ना वुड बी अफेक्टेड बाय, तो फिर हम देखते ऑप्शंस को। यहाँ पे आया वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय, किस चीज़ से अफेक्ट नहीं होता? रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। रियल आउटपुट में चेंज होने से ये अफेक्ट होता है। आपने ये टॉपिक देखना है, गूगल कीजिएगा रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट को। चेंजेस इन रियल आउटपुट विल अफेक्ट दिस इंटरेस्ट रेट। चेंजेस इन मनी सप्लाई विल अफेक्ट दिस। चेंजेस इन एक्सपेक्टेशन कंसर्निंग इन्फ्लेशन विल अफेक्ट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। टर्म टू मेच्योरिटी विल अफेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं इज द आंसर ऑफ 26 नंबर एमसीक्यू। तो ये हो सकता है एमसीक्यू पेपर में। अब देखें ना, पेपर बनाने वाला किसी यूनिवर्सिटी का लाजमी बात है, कंफर्म 100% प्रोफेसर होगा, या किसी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा किसी यूनिवर्सिटी का। यूजुअली ऐसे ही होता है। उसने एमसीक्यूज़ देखने हैं तो उनका अपना एक स्टैंडर्ड होता है, इंटरनेशनल देखते हैं वो लेवल की चीज़ें, तो ये एमसीक्यू भी आ सकता है आपका। सो बस आपने ये, इस वजह से एमसीक्यू मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टॉपिक को आपने देख लेना है। ये जो चारों बातें हैं ये अफेक्ट करती हैं आपके रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट को। नेक्स्ट एमसीक्यू इज इफ इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। अब अजरा को इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप तो आता है, ये नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब है ये जो गैप आया है ये डिफ्लेशनरी गैप है आपके पास। डिफ्लेशनरी गैप को ख़त्म करने के लिए आप टैक्सेस को ख़त्म करते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं, मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं, एंड एनी मेजर दैट इंक्रीज योर एग्रीगेट डिमांड। रेजिंग टैक्स, मैंने कोई ऑप्शन नहीं दी। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नो। रेजिंग टैक्सेस, नो। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यस। नन ऑफ अबव, नो। ये काम होगा, आपका गैप ख़त्म हो जाएगा। तो उसने कहा गैप कैसे ख़त्म करेंगे? अब देखिए, क्वेश्चन आपको आता था, ये कॉन्सेप्ट आपको पता था, उसने आपसे थोड़ा सा चेंज करना है, फिर आप कहेंगे ओ हो पीपीएससी का पेपर तो बहुत टफ आया है, एमसीक्यू पेपर बहुत टफ आया है, हमसे तो अटेम्प्ट नहीं हुआ है, प्रोटेस्ट करना चाहिए हमें। भाई थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पढ़ लेना, सब कुछ समझ आ जाएगा। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, ये रिपीटेड एमसीक्यू है, कई बार आता है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन जो बेचारा होता है ना लेंडर, वो लूज़ करता है। हाई पावर्ड मनी देता है, लो परचेजिंग पावर वाली मनी वापस मिलती है। लेंडर लूज, बोरोअर गेन, ये रिपीटेडली बात हो रही है, ठीक है जी। तो इसी में आ जाता है आपके पास क्रेडिटर और डेटर। तो डेटर तो वो है ना जिसने लोन लिया, क्रेडिटर जिसने दिया। लूजर क्रेडिटर
या लेंडर हैं। ये दो नाम याद रख लें बस, मसला हल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और मज़े का एमसीक्यू है, और वो क्या है, जिनको ISLM आता है वो बहुत उनके लिए बड़ा फेवरेट एमसीक्यू है। वो कहता है कि गिवन अ डाउनवर्ड स्लोपिंग IS कर्व है आपके पास, डाउनवर्ड स्लोपिंग से मुराद उसने इसलिए ले ली कि ये वाला IS कर्व है आपके पास। एन इंक्रीज इन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगर आपकी MPC इंक्रीज हो जाए। अब MPC तो स्लोप को अफेक्ट नहीं कर रही होती, लेकिन जब MPC इंक्रीज होगी जिसका मतलब है आपका MPS फॉल करेगा। अब ये बात आपने ज़हन में रखनी है। मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। ये आगे पास ऑप्शन आ गई, तो IS कैसा होगा और मल्टीप्लायर कैसा होगा। इफ़ MPC इंक्रीज हो, और बात हम कर रहे हैं IS की, तो MPC के इंक्रीज़ होने से आपको तो पता है मल्टीप्लायर की वैल्यू लार्ज आती है, क्योंकि MPC का ये आपके पास मल्टीप्लायर का फार्मूला, लार्जर द MPC लार्जर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। सो ABC में से आंसर है ये D और E तो नहीं हुआ। लार्जर मल्टीप्लायर होगा एंड IS कर्व फ्लैटर होगा। देखें यही आंसर है। आपको मैं बताऊं, अगर आपने IS कर्व की वीडियो मेरी देखी थी तो उसको जाके दोबारा देखिएगा, जहाँ पे स्लोप के फैक्टर, 1 मिनट की वीडियो आप आगे करके देख लीजिएगा, जहाँ पे स्लोप के फैक्टर डिस्कस हो रहे हैं IS के, कि जब आपके पास MPS लो होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव लो होती है, तो आपके पास जो IS है वो फ्लैटर होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि दिस इज़ योर सेविंग कर्व। सेविंग कर्व स्टीपर होता है अगर, तो आपका MPS हाई होता है। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम में लिटिल चेंज विल ब्रिंग मोर चेंज इन सेविंग। MPS हाई, स्टीपर सेविंग कर्व, स्टीपर IS कर्व होता है। अब ये वाला अगर काम होगा, यानी कि MPS लो होगा, तो ही आपका IS कर्व फ्लैटर होगा। और MPS लो कब होता है? जब MPC हाई होती है। ठीक है, इस बात को गौर से समझ के करना है। आपका आंसर A है। आपको कॉन्सेप्ट आता हो, आपके ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं होती है बाकी, क्योंकि श्योर शॉट होता है आपको कि भाई ये एक चीज़ है, IST पर हो ही नहीं सकता ये तो। अब वैसे अगर आप देखें तो आपको बहुत टफ लगेगा कि ये कैसे हो गया जी। आपको ये तो पता चल जाएगा कि MPC के हाई होने से मल्टीप्लायर की वैल्यू हाई होगी। अब आप इन तीन में कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि आपको ये नहीं समझ आ रही होगी कि IS के स्लोप के साथ क्या होगा। सो स्लोप ऑफ IS वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आपने देखना है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के इंक्रीज़ होने से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में फॉल आता है, और उससे जो GDP कम हो जाती है। ये बेसिकली क्राउडिंग आउट होता है। लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब बढ़ती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फाइनेंस्ड फ्रॉम बोरोइंग, और जब आप बोरो करते हैं तो बोरोइंग करने की वजह से मार्केट में इंटरेस्ट रेट, डिमांड फॉर लोनेबल फंड इंक्रीज हो जाती है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टर डिस्करेज होता है, तो आपकी GDP फॉल कर जाती है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने क्राउडिंग आउट का दिया। अभी आप देखते हैं, इंपोर्ट रिप्लेसिंग डोमेस्टिक गुड्स, कोई बात ही नहीं है ऐसी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूसिंग प्राइवेट स्पेंडिंग, कुछ हद तक यही वाली बात मिलती जुलती इधर B में मिल रही है। फेडरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिप्लेसिंग स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिप्लेस तो नहीं कर रहे होते। चलें देखते हैं और करते हैं। द फिस्कल पॉलिसी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द मॉनेटरी फैक्टर्स। कंफ्यूज किया उसने आपको। फिस्कल पॉलिसी के नेगेटिव इफेक्ट ऑन मॉनेटरी फैक्टर्स, पॉसिबिलिटी, फेडरल गवर्नमेंट बजट डेफिसिट, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है E का। एग्जैक्टली आपके पास जो आंसर बनता है, फिस्कल पॉलिसी नेगेटिव इफेक्ट ऑन मॉनेटरी फैक्टर्स, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट ऑन मॉनेटरी फैक्टर्स नो, क्योंकि जो डेफिनेशन है, आपने डेफिनेशन के करीब तरीन जाना है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग के इंक्रीज होने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट स्पेंडिंग एक ही बात होती है। B वुड बी योर आंसर। फेडरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिप्लेसिंग द, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है इसका। सिर्फ होता यह है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बढ़ने की वजह से प्राइवेट स्पेंडिंग कम होती है। जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का इंक्रीज़ होने से बेनिफिट GDP पे जा रहा था, वो क्राउड आउट हो गया।
तो ये आपको डेफिनेशन पता ही होगी, आप ना इसको ज़रा दोबारा देख लीजिएगा। ये रिपीटेडली एमसीक्यू है पीपीएससी का। वेरिएबल हुज वैल्यू इज डिटरमिन विद इन द इकोनॉमिक थ्योरी और मॉडल इज कॉल्ड व्हाट, इंडोजिनस या एक्सोजिनस। आपके पास इसे कहते हैं इंडोजिनस। विद इन द मॉडल जिसकी वैल्यू डिटरमिन होती है वो इंडोजिनस होते हैं, और आउटसाइड जो होते हैं वो एक्सोजिनस होते हैं। तो ये आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज दिस, इफ कंज्यूमर इनकम फॉल्स एंड प्राइस राइज। दो काम हो गए इकट्ठे, कंज्यूमर इनकम फॉल्स एंड प्राइस राइज। ये आपकी बजट लाइन है। कंज्यूमर इनकम फॉल करेगी तो बजट लाइन यूं नीचे की तरफ आ जाएगी, प्राइस राइज करेगी तो भी नीचे ही आना है। लेकिन होगा क्या? द बजट लाइन विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, the budget line will shift to the right, the budget line will not shift. A higher indifference curve is attainable, none of above. A budget line will shift to the left, इसको वो लेफ्ट कहता है। दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, अंडरस्टूड है, दोनों चीज़ें, दोनों काम हो रहे हैं। मैंने पहले बना दिया था, आपको बता दिया था। The next MCQ is related to tight monetary policy. टाइटन मनी या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, फेड, फेडरल रिजर्व, सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका को कहते हैं। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कब होगी? लोअर द डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट इंटरेस्ट रेट को कहते हैं आप, ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट आपका फॉल कर जाए वो तो इजी मॉनेटरी पॉलिसी होगी। सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेंगे मनी सप्लाई कम हो जाएगी। येस, दिस वुड बी टाइट, ओके। लोअर द लीगल रिजर्व रेशो या कैश रिजर्व रेशो आप अगर कम करते हैं तो उससे मनी सप्लाई बढ़ेगी। लोअर द टैक्स रेट और रेज द टैक्स रेट, ये फिस्कल पॉलिसी की मेजर्स हैं। तो आपके पास आंसर बी बनता है। ओके, तो नेक्स्ट जो आपके पास इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है वो है रिड्यूसिंग द एग्रीगेट कॉस्ट of production to increase employment is an example of reducing aggregate cost of production. आप अपनी एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं या गवर्नमेंट कर रही है ताकि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो। तो ये कौन सी पॉलिसी है? कॉस्ट रिडक्शन की पॉलिसी सब्सिडी दे के भी की जा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, रॉ मटेरियल सस्ता मंगवा के दिया जा सकता है। ये डिमांड साइड पॉलिसी नहीं होती है, सप्लाई साइड पॉलिसी होती है। केन्जियन इकोनॉमिक्स नहीं है, क्लासिकल नहीं है, मार्क्सिस्ट नहीं है, सप्लाई साइड पॉलिसी। बी इज द आंसर। नेक्स्ट, व्हेन द प्राइस लेवल इंक्रीज 25% स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्राइस लेवल इक्वल टू 100, तो जब आपका प्राइस लेवल 25% राइज कर जाए स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्राइस लेवल इक्वल टू 100, ये इंडेक्स नहीं है, ये प्राइस लेवल है। 100 से आपका इंक्रीज हुआ है और वो 125 पे चला गया, तो जो 1000 वाला बॉन्ड है विल हैव अ रियल वैल्यू। ये जो 1000 वाला बॉन्ड है उसकी जो रियल वैल्यू है वो कितनी फॉल होगी? सिंपल वे ये है कि आप 100 को डिवाइड कर दें 125 से, यू विल गेट 0.8। उसे आप मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, यू विल गेट 800। एक मेथड। दूसरा, आप ये देखें कि अगर आप 100 से 80 आते हैं तो ये 20% होगा, 100 से 75 आते हैं ये 25% होगा, लेकिन अगर आप 100 से 125 जाते हैं ये 20% कंसीडर होगा। मेरी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप जिनको मैथमेटिक्स आती है यू कैन ईजीली जज दिस। सो आपके पास ये एक वे है। दूसरा वे ये है कि आपके पास जाहिर सी बात है ये 0.8 बचा, इसका मतलब 20% वैल्यू डाउन हुई है तो बॉन्ड की, तो आप मल्टीप्लाई कर दें कि इसको 1000 को 20% से 200 निकलेगा, उसको माइनस कर दें, 800 वुड बी द आंसर। तो दोनों में से जो मेथड आप करना चाहें। बॉन्ड की वैल्यू के बारे में क्वेश्चन आ सकता है,
उसकी रीज़न ये है कि आपका जो मैंने आपको लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कराई थी वहाँ भी एक दो सॉल्यूशंस दिए थे, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द मल्टीप्लायर विच स्पेसिफिकली रेफर्स टू एन इक्वल इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस। हुआ क्या है, ऐसा मल्टीप्लायर जिसमें इक्वल इंक्रीज हो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी और टैक्सेस भी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी, टैक्सेस भी बढ़ गए। 100 मिलियन के गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी है, टैक्सेस भी 100 मिलियन के इंक्रीज हो गए हैं जी। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की बात करा है। गिव राइज टू द सेम इक्वल इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज कॉल्ड। अब स्टूडेंट्स का इतना कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स माशाल्लाह, वो ये क्वेश्चन सर्कुलेट कर रहा होता है सोशल मीडिया पे कि ओहो सर, जब अगर बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 है तो जीएनपी में तो चेंज नहीं आनी चाहिए, नेशनल इनकम में तो चेंज नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए भाई? इस टैक्स के इंक्रीज ने नेगेटिव रोल ये प्ले किया कि वो जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होना चाहिए था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के इंक्रीज होने से, वो जीरो हो गया। लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जितना बढ़ेगा उतनी नेशनल इनकम जरूर बढ़ेगी। तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर को एक दफ़ा आपने ज़रूर देखना है। दिस इज़ योर आंसर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू इज दिस, व्हेन द फेड का मतलब फेडरल रिजर्व मीन्स सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका इनिशिएट एक्शंस विच विल लीड टू एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी। मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से ISLM मॉडल में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दिस इज योर LM, दिस इज योर IS। सिंपल बात है, LM का डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, इंटरेस्ट रेट फॉल कर जाएगा। इंटरेस्ट रेट विल राइज, इंटरेस्ट रेट विल डिक्लाइन, प्राइस लेवल विल नॉट चेंज, इन्वेस्टमेंट विल डिक्लाइन, गवर्नमेंट बॉन्ड्स प्राइस विल डिक्लाइन। अब ये बेसिक सी बातें दी हुई हैं, आपके पास रीज़नेबल आंसर बनता है बी, इंटरेस्ट रेट विल डिक्लाइन, और कोई हो नहीं सकता, यही आपके पास आंसर है, श्योर शॉट। Next MCQ, which of the following factor will cause the demand curve for the labor to shift to the right? Demand curve for the labor to shift to the right. This is your supply of labor, this is your demand for labor. Demand for labor increase क्यों करेगी? वैसे demand for labor को आप marginal productivity of labor भी कहते हैं। तो कब होगा the demand for labor? The demand for product produced by labor decline. लो, ये तो उल्टा डिमांड फॉर लेबर कम करेगा। द प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट इनपुट फॉल्स, द प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट इनपुट फॉल्स। अच्छा जी, तो सब्सटीट्यूट की जो इनपुट्स हैं वो फॉल कर गई हैं, तो सब्सटीट्यूट तो चीपर हो जाएगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी। द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीज, तो मैंने आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की बात की थी ना। एजुकेशन इंक्रीज़ हो जाए, उसकी हेल्थ इंक्रीज़ हो जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, दिस दैट, जो भी उसको कुछ वर्कर की कैपेबिलिटी इंप्रूव हो गई। आपका आंसर ये सी है। अजरा क्या करेगी? वो कहेगी वेज रेट जब कम होता था तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ती थी, वो शिफ्ट वाली बात भूल जाएगी। वैसे अजरा कुछ सुन रही होगी तो वो नाराज़ ही हो जाएगी, मैं वैसे ही बात कर रहा होता हूँ। अज़रा, बल्कीस, तबस्सुम, मासिया, तो ये वैसे मैं नाम लेता होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ा रहा होता हूँ, तो वो इसलिए अपोलॉजीज़ मैडम अज़रा, अगर आप सुन रही हैं तो ठीक है। अगर आपने कमेंट कर दिया ना वीडियो के नीचे तो सारे आपको दुआएं देंगे। अच्छा, तो क्या हो गया? द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीज। अच्छा, नेक्स्ट इज़ योर MCQ, विद नॉर्मल शेप्ड शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। नॉर्मल शेप, दिस इज नॉर्मल शेप सप्लाई कौन सी? एग्रीगेट सप्लाई, ऐसी है ना, एग्रीगेट सप्लाई AS, जैसे केन्जियन होती है। द रिजल्ट ऑफ अ डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, दिस इज जो एग्रीगेट डिमांड वो डिक्रीज कर गया, प्राइस लेवल फॉल कर गया। ठीक है जी, और आपका आउटपुट लेवल भी फॉल कर गया। फॉल इन द प्राइस लेवल एंड इनकम, ओ माई गॉश, दिस इज योर आंसर। फॉल इन द प्राइस लेवल, इंक्रीज इन इनकम, दिस इज सब फजूल, यही आपका आंसर है, श्योर शॉट है। Last MCQ for today's video is this:
During 1970s, a new phenomena, stagflation, was observed in United States of. Stagflation occurs जब आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रही हो और इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा हो, बोथ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज. दिस इज योर आंसर A. So, this is all about from today. And the last, thanks to you. सब्सक्राइब करने के लिए भी थैंक्स, वीडियो को देखने के लिए भी थैंक्स. शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. इंशाल्लाह I'll upload very soon सैम्पल पेपर 2, इसी का सीक्वल, ऐसा ही टफ पेपर. इस तरह की मेरे